नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे। तो 2 जनवरी तक 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे। सामान्य तौर पर रात 10 बजे तक बंद हो जाते हैं होटल, रेस्टोरेंट। तो नए साल में पर्यटकों की संख्या देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो होटल रेस्टोरेंट से जुड़ी एसोसिएशन ने सरकार से किया था अनुरोध। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी फैसले की जानकारी। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम धामी का जताया आभार। इस कदम से राज्य में पर्यटकों को बड़ी सहूलियत होगी। खुले रहेंगे। तो मैं इसके लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में पर्यटन बढ़े और हमारा उत्तराखंड आप जानते हैं कि हर दृष्टि से पर्यटन के लिहाज से यहाँ आकर्षण का केंद्र पूरा उत्तराखंड बना रहता है। चूँकि ये हमारा आने वाला नया वर्ष सबके लिए शुभ हो, ये तो बात है, लेकिन जो लोग नए वर्ष को यहाँ मनाने के लिए आ रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज से लेके और 2 तारीख तक जितने भी रेस्टोरेंट, होटल्स और दूसरे जो बार हैं, ये 24 घंटे खुले रहेंगे। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद दे रहा हूँ कि इससे पर्यटन तो बढ़ेगा ही, लेकिन मेरा भी उसमें एक हित है वित्त मंत्री के नाते कि जीएसटी भी इसमें हमारा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा दिल दिखा के और पर्यटन को बढ़ाने का काम। उत्तराखंड में विवादित परीक्षाओं को लेकर यूकेएसएससी ने बड़ा फैसला लिया है। स्नातक परीक्षा भर्ती, वन दारोगा और सचिवालय रक्षक में गड़बड़ी पाए जाने के कारण इनको फिर से कराए जाने का फैसला लिया गया है। जबकि कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, पुलिस रैंकर, उप निरीक्षक, कर्मशाला अनुदेशक, वाहन चालक, मत्स्य निरीक्षक और मुख्य आरक्षी दूरसंचार भर्ती पर निर्णय लेने के लिए विधिक राय ली जाएगी। स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा परीक्षा और सचिवालय रक्षक परीक्षा में गड़बड़ी होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इन तीनों की परीक्षाओं को मार्च के दूसरे सप्ताह में दोबारा कराए जाने का निर्णय लिया गया है। खास बात यह है कि इन तीनों परीक्षाओं में नकल में पकड़े गए अभ्यर्थियों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। यही नहीं, पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे वही परीक्षा इसमें दे सकेंगे। बाकी 7 परीक्षाएं जिनको कैबिनेट के लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर किया गया था, उन पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। आयोग का मानना है कि इसके लिए शासन से निर्देश लिए जाएंगे, जिसके बाद कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिगत सहायक, पुलिस रैंकर, वाहन चालक, कार्यशाला अनुदेशक पद पर शासन के निर्देशों के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यूकेएसएससी ने आज बीते वर्ष जो परीक्षाओं पर विवाद था उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति साफ कर दी है। जो यूकेएसएससी के चेयरमैन अध्यक्ष हैं जीएस मारतोलिया सर, वो हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज आप लोगों ने बड़े निर्णय लिए हैं, अब शासन से किस प्रकार की अनुमति का आप लोगों को इंतजार है? नहीं, हमें शासन से ओवरऑल कहिए तो कोई अनुमति की, केवल एक जो अभी 7 एग्ज़ाम जो हमारे हैं वो बीच में एक्ट में अमेंडमेंट करके वो संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया था। उसमें अलग अलग मत हैं, हमारा अलग मत है, दूसरे विशेषज्ञ का अलग मत है। तो हम लोगों ने बेहतर समझा कि इस बार गवर्नमेंट का लॉ डिपार्टमेंट से इसकी राय ले ली जाए और राय लेने के बाद इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें प्रोसेस हमारा पूरा हो गया है, एक बार राय मिल जाएगी तो उसको आगे बढ़ाएंगे। बाकी जो 3 एग्ज़ाम हैं जिसके बारे में हमने री एग्ज़ाम की बात की, कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम लोग, उनके लिए री एग्ज़ाम करेंगे, लेकिन वो बच्चे उसमें नहीं बैठेंगे जो इस पूरे बदमाशी में जो शामिल थे, उन बच्चों को मौका नहीं दिया जाए। सर, ये कौन से 3 एग्जाम हैं जो आप एग्जाम में जा रहे हैं, और वो 7 परीक्षाएं कौन सी हैं जो लोक सेवा आयोग हरिद्वार को रेफर हो गई हैं, परंतु एक तकनीकी रूप से दिक्कत यह है कि लोक सेवा आयोग को रेफर हो गई, तो आप कैसे संपन्न कराएंगे? नहीं, उसमें जो री एग्ज़ाम कर रहे हैं, जिसमें दोबारा एग्ज़ाम कराना है, उसमें हमारा एक तो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम है और एक वन दरोगा है और एक सचिवालय आरक्षी है। 3 तो ये हैं। उसके अलावा जो एलटी वाला नहीं था प्रॉब्लम, एलटी वाला हम लोगों ने कल रिजल्ट निकाल दिया, आपको पता ही होगा। इसके अलावा पुलिस रैंकर्स हैं, कनिष्ठ सहायक, इंटरमीडिएट सहायक है, व्यक्तिगत सहायक और अशुलिपिक, और वाहन चालक, अनुदेशक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी दूरसंचार, ये वो एग्ज़ाम है जिनके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो उसको हम ठीक करेंगे, उसके बाद इसको आगे करेंगे। युवाओं से सर क्या अपील करेंगे? उनको बड़ी उम्मीद थी पर वो री एग्जाम में जा रहे हैं, तो क्या आप अपील करेंगे? कुछ युवा बाहर भी आ गए, आप सुन रहे होंगे, वो हल्ला भी कर रहे हैं और हंगामा भी कर रहे हैं।
देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में अनिश्चितता रहती है तो उन व्यक्तियों को वाकई परेशानी होती है, हार्डशिप होती है, जिन लोगों ने मेहनत से एग्ज़ाम दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी देखना चाहिए कि कोई भी अगर परीक्षा में दूषित हो गया, टेंटेड हो गया, नकल कर लिया आप लोगों ने, तो वहाँ पर इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम सेग्रीगेट करें, इसने नकल किया, इसने नहीं किया, बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर ये है कि हमें नए एग्ज़ाम करा करके दोबारा एग्ज़ाम करना चाहिए। मेहनती बच्चे निश्चित तौर पर मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे। शॉर्टकट वाले फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन जो मेहनत करेंगे उनका फल उनको मिलेगा। हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कोशिश है कि मार्च तक इस एग्ज़ाम को करा दें, और आप मेहनत करेंगे तो उनके इसका फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर उनका हताहत नहीं होना चाहिए। एक और मेहनत है, मेहनत करोगे तो निकलोगे। और इसलिए मेरा युवाओं से है कि ये कोई फ़ायदा नहीं शोर शराबा करके या कोई आंदोलन करके, होना कुछ नहीं है। अगर आप सारे हिंदुस्तान के कमीशनों का अगर पुराना इतिहास देखेंगे, लोगों ने री एग्ज़ाम कराया, पूरी नई विज्ञप्ति जारी कर दी, जहां संख्या 50, 5,000, 10,000 और बढ़ गई। लेकिन कम से कम हम ये नहीं कर रहे हैं, उन्हीं बच्चों का कर रहे हैं जो बच्चे अपीयर हुए थे। उनके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम आए हैं। और मेरा मानना है, और एक हमारे हाईकोर्ट का भी, हमारे उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी इस तरह के डिसीजन पहले भी हुए हैं, उनको मेहनत करनी चाहिए, बहकावे में ना आए, अपनी तैयारी करें और बेहतर भविष्य की तरफ अपना ध्यान दें। सर 2023 के लिए क्या कोई कैलेंडर आ रहा है आयोग का? युवाओं को बड़ी उम्मीद है क्योंकि अब सारी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग की ओर चली गई हैं। क्या सिस्टम ठीक हो चुका है या कुछ और सुधार की भी आवश्यकता है? देखिए, सिस्टम तो कभी ठीक, क्या मतलब सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। और हमारी कोशिश है कि हम जल्दी इसको अपने, जो हमारा मैंडेट है, जो हमको काम दिया जाता है, जो हमारा काम है, उसको हम जल्दी पटरी पर लाएं और अपना नए साल में भर्तियों को करने का काम हम प्रारंभ करें। और इसको हम बहुत जल्दी इसको शुरू करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया, जिन्होंने साफ कहा है कि युवा जो परीक्षा दे चुके हैं निराश ना हो, मेहनत से वो परीक्षाओं को दोबारा क्लियर कर सकते हैं। परंतु ऐसी भी परीक्षाएं जिसमें एलटी शामिल है, जिसमें विवाद नहीं था, उसको यूकेएसएससी ने क्लियर भी किया है। थोड़ा वक्त दीजिए, मार्च तक इन परीक्षाओं को दोबारा कराए जाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। ऋषभ पंत के बीएमडब्ल्यू कार उस समय हादसे का शिकार हो गई जब वो दिल्ली से अपने घर रुड़की आ रही थी। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। डिवाइडर से टकराने के बाद ऋषभ की कार में आग लग गई। ऋषभ पंत की कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। शीशा तोड़कर ऋषभ को गाड़ी से बाहर निकाला गया। देहरादून के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बीसीसीआई के मुताबिक ऋषभ के माथे पर 2 कट लगे हैं। उनके दाहिने घुटने में लिगामेंट फट गया है और उनकी दाहिनी कलाई और टखने में, पैर में, अंगूठे में भी चोट लगी है और उनकी पीठ पर घर्षण की चोट लगी है। ऋषभ की हालत स्थिर बनी हुई है। उनका मैक्स अस्पताल देहरादून में इलाज चल रहा है और वहीं डॉक्टरों के मुताबिक ऋषभ पंत खतरे से बाहर है। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे के बाद ऋषभ गाड़ी खुद चला रहे थे, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाहन दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। सीएम ने उनका समुचित इलाज कराने के सभी संभव व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि उनके इलाज का सारा व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये 4 फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आई है इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर, किस तरह हाई स्पीड में ये गाड़ी आ रही थी और अचानक दुर्घटना का शिकार हो गई और जिसके बाद इस गाड़ी में आग लग गई। डिवाइडर से टकराने की वजह से गाड़ी में आग भी लग गई। हालांकि शीशा तोड़कर ऋषभ को बाहर निकाला गया और ऋषभ का अभी मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन, उसके बाद अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो एवेल्यूशन भी कर रही है। ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेशन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवेल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। बार एवेल्यूशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। नहीं,
अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बताएं। बॉडी पेन जी, अभी खतरे से बता रहे सर, बॉडी पेन कितना बता रहे हैं, किन किन वहीं हरियाणा के रोडवेज के चालक परिचालक के कारण बचे ऋषभ पंत की जान। ऋषभ के एक्सीडेंट के समय पीछे चल रही थी हरियाणा रोडवेज की बस। चालक सुशील और परिचालक ने हादसे की सूचना 112 पे दी। पुलिस के ने बिना समय गंवाए ऋषभ पंत को अस्पताल भेजा। ऋषभ पंत की मां को भी हादसे की सूचना दी गई। तो एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक मामले की जांच जारी है। देखिए, प्रातः 5:20 जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहाँ डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फ़ोन किया गया। चूँकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहाँ रहती, वहाँ 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुँचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीज़ों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। देखिए, प्रातः भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत फिलहाल देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। डॉक्टर का पैनल लगातार उनकी जांच कर रहा है। मैक्स हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट आशीष याग्निक के मुताबिक ऋषभ की स्थिति सामान्य है। वह लगातार डॉक्टरों से बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ की मां से फोन पर बातचीत की और अच्छे इलाज का भरोसा भी दिलाया। तो धामी पहले ही बोल चुके हैं कि ऋषभ पंत के इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मैक्स अस्पताल पहुंचकर क्रिकेटर ऋषभ पंत का हाल जाना। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ऋषभ पंत ठीक है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत खतरे से बाहर हैं। उनकी मां से बातचीत हुई है जो वहां पर मौजूद है। डॉक्टर सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जरूरत पड़ी तो सरकार उन्हें एयर एम्बुलेंस से बाहर भी ले जाने के लिए तैयार है। ऋषभ के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सुबह 5:30 बजे लगभग जिनका एक रोड एक्सीडेंट में घायल हुए मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि बहुत सीरियस इंजरी तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ उपचार चल रहा है और अभी उनके MRI होनी है, मैं समझता हूँ कि खतरे से खाली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी माताजी से बात की है, मैंने बात की है और सरकार ने इनका पूरा खर्चा उठाने का निर्णय लिया है। और आवश्यकता अनुसार यदि कहीं भी ले जाने की बात पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनको एयरलिफ्ट भी करना पड़ा तो चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वजह से कई क्षेत्रों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कई तरह के निर्माण कार्यों और जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं होने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चमोली के जोशीमठ शहर के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। पिछले कई दिनों से भू धसाव के कारण जोशीमठ के कई मकानों में दरार आ गई है। लगातार हो रहे भू धसाव से शासन प्रशासन की चिंता बढ़ रही है। वही जिनके पास विकल्प है वो अपने घर छोड़ रहे हैं। स्थानीय लोग इस पूरी घटना का जिम्मेदार टनल का निर्माण कार्य कर रही NTPC को मानते हैं। जोशीमठ के अस्तित्व को बचाने के लिए अब लोगों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, जिसको कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी समर्थन दिया है। अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हूँ। बच्चे भी वैसे नहीं है जो कि अच्छी सर्विस वो करे। मेरे तो कुछ नहीं, न साथ है, एक विधवा भाभी है साथ में। मैं तो इतना बर्बाद हूँ इस मकान से। जो मेरी कमाई थी वो खत्म हो गई।
कि वहाँ उनके टनल से कोई खतरा है अथवा नहीं है, ये ना हम तय कर सकते हैं और ना एनटीपीसी तय कर सकते हैं। इसे अगर कोई तय करेगा तो विशेषज्ञ तय करेंगे। जो इस बात के विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि उनकी जो सुरंग है उससे खतरा हो रहा है नहीं हो रहा है। इस मामले में जो है मैंने कहा कि साइंस जर्नल में छपा हुआ गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व भूगर्भ शास्त्री का पेपर छपा है, इसमें उन्होंने एनटीपीसी की टनल को जिम्मेदार बताया है। इसके अलावा जो है तमाम भूगर्भ विज्ञानियों ने इस बात को कहा है, चाहे वो डॉक्टर नवीन जुयाल हों, डॉक्टर एसपी सती हों, सब ने इस बात को कारण माना। 9 वार्ड जोशीमठ में 9 के 9 वार्डों में हमारे भूध खसाव हो रहा है। हम भी निरीक्षण करने गए, हमारे कर्मचारी भी गए, उन्होंने जो आंकड़े जो प्रस्तुत किए हैं, लगभग हमारा 500 से 550 550 के लगभग मकान अभी तक आज की डेट तक क्षतिग्रस्त होने के कगार पर हैं। लगभग 50% तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बयान दिया और उन्होंने जोशीमठ में भूस्खलन पर कहा कि हम इस स्थिति को देख रहे हैं, इसके लिए विशेष भूवैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है जो लगातार निगरानी कर रही है, जबकि भूधसाव पे एनटीपीसी के अधिकारी सफाई देते नजर आ रहे हैं। एनटीपीसी अधिकारियों का कहना है कि जो भी जमीन का धसाव हुआ है उसकी स्थिति जोशीमठ में बनी है। एनटीपीसी के अधिकारियों का कहना है कि जो भी हालात यहाँ पे बने हैं उसका टनल निर्माण से कोई लेना देना नहीं। उस पर जांच चल रही है और जो हमारे अनुसंधान करने वाले जो संस्थान हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट से लेकर तमाम प्रकार के इंस्टीट्यूट उस पर अपना आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इसमें जो धसाव का मुख्य कारण है, सब प्राकृतिक कारण है। इसमें एनटीपीसी के परियोजना से या उसकी टनल से या उसके बैराज से इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये जोशीमठ से बहुत दूर है। ऊपर से वर्टिकली देखें तो ये 1.25 किलोमीटर नीचे है और हॉरिजॉन्टली देखें तो जोशीमठ से ये 1.25 किलोमीटर दूर है। और अगर नदी के किनारे से जाए 2.5 किलोमीटर करीब दूर हो जाती है, तो इसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है इन सब घटनाओं से। वहीं आपदा प्रबंधन के अपर मुख्य कार्याधिकारी पीयूष रोतेला का कहना है कि जोशीमठ शहर में निर्माण अधिक हो रहा है, पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो रही। जोशीमठ भी इसी तरह का स्थान है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूज डेब्री के ऊपर वो बसा हुआ है और ऐसे स्थानों पर कई बार क्या होता है कि पानी का रिसाव अगर ज़मीन के अंदर ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्ले के हो सकते हैं, सिल्ट हो सकती है, वो पानी के साथ बह जाते हैं और बीच में जो जगह उसकी वजह से बचती है जिसको फाइन वॉशिंग अवे ऑफ फाइन्स बोलते हैं, तो उसकी वजह से ऊपर से सब्सिडेंस होता है। जोशीमठ में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से जो घरों से निकलने वाला पानी है या बरसात का पानी है वो ज़मीन के अंदर जा रहा है, उसी की वजह से भूधसाव की प्रक्रिया वहाँ और काफ़ी। बता दें कि इस पूरे इलाके का अध्ययन रुड़की IIT और वडिया संस्थान कर रहा है। वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस इलाके का निरीक्षण कर रही है। अध्ययन पूरा होने के बाद जल्द राज्य और केंद्र सरकार को इस क्षेत्र की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में जिस तरह के हालात हैं वो भयानक है। राज्य सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई इंतजाम इन गांव के लोगों के लिए करे। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए विशेष संवाददाता सुदीप जैन की रिपोर्ट। वहीं मसूरी विंटर लाइन कार्निवल के चौथे दिन ठंड के बावजूद पलाश सेन के यूफोरिया बैंड ने समा बांध दिया। इस मौके पर पलाश सेन और उनकी टीम ने 90 के दशक और वर्तमान के कई गाने नए अंदाज में गाए, जिससे दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी मौजूद रही। और आज भी यूफोरिया का बैंड आया था तो उसमें काफ़ी जोश था और काफ़ी लोग आए और अच्छा चल रहा है और लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है काफ़ी। यहाँ पे एक पूरा मिक्स था, लोकल कल्चर भी थी, बाहर से भी आर्टिस्ट को बुलाया गया था, लोकल कुजीन उन्होंने बहुत पसंद किया, तो एक बहुत ही अच्छा पैकेज था इस बार कार्निवल में और सभी ने बहुत। यही मेरी अपील रहेगी सबसे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें सभी लोग। और
हल्द्वानी में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने के खिलाफ वन भूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं के साथ बच्चे और बुजुर्ग भी कैंडल मार्च में शामिल हुए, जहां सरकार से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना ही चाहती है तो उसका विस्थापन करे। कैंडल मार्च को देखते हुए वन भूलपुरा में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात हो गई है। कैंडल मार्च में स्थानीय विधायक सुमित हृदेश के साथ ही कई नेता मौजूद रहे। साल 2023 की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नए साल के मौके पर कई सैलानी देश विदेश से उत्तराखंड पहुंचते हैं, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरती है, जिसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। कोविड के चलते पिछले वर्षों की तुलना में इस साल अधिक संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वहीं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक कैफे, रेस्टोरेंट, बार जैसे तमाम स्थानों पर 24 घंटे खुले रहने की मंजूरी भी सरकार द्वारा की जा चुकी है। धामी सरकार के इस फैसले से नए वर्ष के दौरान रात को भी सड़कों पर भारी संख्या में पर्यटकों के मौजूद रहने के साफ आसार नजर आ रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिले में व्यवस्था और अनुशासन के कायम रहने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं एसपी सिटी सरिता ढोबाल का कहना है कि नए वर्ष के दौरान पुलिस फोर्स को सख्त पहरा नजर आएगा। जगह जगह पर चेक पोस्ट लगाकर चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे और शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। ड्रिंक एंड ड्राइविंग पे तो हम लोग हमेशा चेकिंग करते हैं और इस बार भी हमारी क्योंकि ड्यूटीज़ 24 घंटे हैं, बैरियर पॉइंट्स हैं, ड्यूटी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ना की जाए और एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो कम रहे। जैसे क्योंकि नया साल आ रहा है तो काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं, स्पेशली मसूरी में, तो ट्रैफिक और चक्राता में, नाका मंडल साइड में, तो ट्रैफिक पुलिस को बता दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी बता दिया गया है कि इस टाइम पे व्यवस्थाएं बना के रखें और किसी को कोई असुविधा न। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और इसी दौरान अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डॉक्टर द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं मरीजों ने अस्पताल में स्टाफ की कमी होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत कैबिनेट मंत्री से की। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।